नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम, आदमपुर का महासंग्राम में। जी हां, आदमपुर का महासंग्राम वाकई में जैसे सत्ता का महासंग्राम बना हुआ है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। परिणाम स्वरूप सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पुरजोर कोशिश की ज्यादा से ज्यादा चुनावी फिजाओं को, हवाओं को अपने पक्ष में करने की और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने की। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े रोड शोज हुए, बड़ी बड़ी भीड़ को संबोधित किया गया और अपील की गई लोगों से पक्ष में अपील करने की, वोट करने की। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रचार कमान का मोर्चा भूपेंद्र हुड्डा संभाले हुए थे और तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिरी जोर आजमाइश से चुनावी फिजाओं का रुख पलट पाएगा या फिर पिक्चर अभी बाकी है? बात करेंगे इस पर। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किस तरह विपक्ष को आड़े हाथों लिया और क्या कुछ कहा आदमपुर की जनता से, एक बार वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रारंभ होने में अब मात्र 42-43 घंटे बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस समय ये जो संदेश है यहां से, इस मंच से आप सब लोगों को, सभी वक्ताओं ने, सभी नेताओं ने जो आपको दिया है, हमको इस बचे हुए 42 घंटे में हर घर में वो संदेश पहुंचाना है। क्योंकि ये आखिरी चोट है, ये केवल एक चुनाव नहीं है, इसको एक मौका करके हम लोगों को अपने सामने रखना। विशेष मौका है, विशेष अवसर है। ये सारे प्रदेश का, देश का चुनाव नहीं है। केवल हमारी जो 90 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा का ये बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन भी 2 साल के लिए है। और ये बाई इलेक्शन उन लोगों के बीच में है जो लोग 26 साल से वनवास में बैठे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, लेकिन इस 2 साल की निश्चित भागीदारी का जिम्मेवारी ये मैं लेता हूं। आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो। आपका काम इतना ही है, इसके बाद मेरा काम है, मैं सब करूंगा। अपने सारे वोटर सुबह सुबह 7 बजे सबसे पहले लाइन में लगने चाहिए। अगर वहां 100 की लाइन है, 80 अपने कमल निशान भव्य बिश्नोई को वोट देने वाले होने चाहिए। और जब 80 सुबह सुबह खड़े हो जाएंगे तो फिर वो कानों कान बात करेंगे। भाई आज तो जोर जो है कमल वाले का है, आज जोर भव्य बिश्नोई का है। और वो जोर की जो बात होती है वहां कानों कान चलती है, वो जो घर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जीतेगा कौन, उन तक पहुंच जाती है। और जब पहुंच जाती है फिर वो बाद में आते हैं दोपहर तक वोट डालने। वो कहते हैं बड़ा वोट खराब क्यों करेंगे, हम तो जो जीत रहा उसी को डालेंगे। तो जो जीत रहा उसको डालेंगे, तो जीत का प्रमाण हमको सुबह सुबह वहां देना है। और सुबह सुबह देने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि भाई सवेरे सवेरे नहा धो के बिना नाश्ता किए, कहेंगे पहले मतदान फिर जलपान। कांग्रेस ने जो इस प्रदेश में वातावरण खड़ा किया था, उसने क्राइम का वातावरण बनाया, करप्शन का वातावरण बनाया और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का वातावरण बनाया। मैं इसको कहता हूं 3 सी के साथ हमारी लड़ाई है। और इन 3 सी ने अगर पैदा किया, वो भी चौथी सी थी, वो सी थी कांग्रेस। वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। यहां क्या क्या घोटाले नहीं हुए, न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी। क्या ये जो डूबता जहाज है कांग्रेस का, एक सहारा थोड़ा लगा दो, निकालने में नहीं, डुबोने में। और अब तो भाई कांग्रेस कहां बची है? कांग्रेस बची भी नहीं है। जब आदमपुर में चौधरी भजनलाल जी को विरासत को मालिक मारे कने इत आ गयो, तो कांग्रेस कितनी रही है? कितने रही कांग्रेस? कितने रही? नहीं रही है। इसलिए अब ये कांग्रेस नहीं है, ये तो बापू बेटा अपनी इज्जत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाने के लिए किस तरीके से बच जाए। अब यहां केंद्र में भी इनका स्थान नहीं रहा है।
चलिए, और पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय फटाफट जान लीजिए। यशपाल बत्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी मौजूद हैं। विवेक चौधरी जी जेजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। और बतौर राजनीतिक विश्लेषक दीपक गहलोत जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल गर्ग साहब आपसे ही। सीएम साहब कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, एक सहारा और लगा दो डुबोने के लिए। केशव जी, आप उनकी बुखलाहट मुख्यमंत्री जी के भाषण से साफ लगती है कि पैर के नीचे से जमीन सरक चुकी है। पूरी सरकारी अमला जमला आदूपुर में ठोक चुके हैं। उसके बावजूद भी सीआईडी की रिपोर्ट उनके पास जा चुकी है कि भारी बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी जीतने जा रहा है। सीआईडी की रिपोर्ट क्या बोल रहे? उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं, उनके पास सीआईडी रिपोर्ट, सरकार की सीआईडी रिपोर्ट। अच्छा। उन्होंने खुद की 13 टीमें सीआईडी की लगा रखी गांव, मतलब रिपोर्ट लेने के लिए भी। क्या सीआईडी कौन सा डिपार्टमेंट होता है सरकार का, ये तो बताओ। भी नहीं, सीआईडी सरकार का डिपार्टमेंट ही तो है। मुख्यमंत्री खुद का अंडर होती है सीआईडी। अच्छा, वो डिपार्टमेंट है। उसकी तो उनको लगाया हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हमारे जो मुख्यमंत्री के अंडर होती है टीम, बिल्कुल लगाई हुई है। 13 टीमें अलग अलग पूरे जो अब चेक कर रही है। और यहाँ पर उनका एक हेडक्वार्टर है, डीएसपी बैठता है, यहाँ पर शर्मा डीएसपी है। आप रिपोर्ट लोगे, रिपोर्ट में स्पष्ट आ चुका है। ठीक है, मैं आपका पहला आरोप एडमिट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है सरकार। ठीक है, अगला सवाल, अगली बात रखिए। बिल्कुल, मैं प्रूफ भी दूंगा। पहली मशीनरी का दुरुपयोग मैं क्यों कह रहा हूं? आज सरकारी का सारा सरकारी अमला जमला, सारे विभाग के अधिकारी वहां मौजूद थे, आप चेक कर लो। और एक और आपको प्रमाण दे रहा हूं, मार्केट कमेटी के अधिकारी, फूड सप्लाई के अधिकारी, यहां तक कि सेल्टेक्स विभाग के अधिकारी, बिजली बोर्ड, प्रदूषण विभाग के अधिकारी। आज मैं आदमपुर की मंडियों में था, आदमपुर के शहर में था। व्यापारियों बताया हमारे ऊपर बड़ा भारी गरज सा प्रेशर है। मैं किस प्रेशर है भाई? प्रेशर इस बात का है, बोला आप में हमारे पर दबाव है, वोट दो, अपने भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जरूरत है भाई। नहीं जिताओगे तो आपका नुकसान होगा। पहले ही नुकसान के अंदर व्यापारी डूब रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, व्यापार ठप हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति वहां पर की जा रही है। मैं जवाब देता हूं यशपाल जी से, फिर आगे बढ़ूंगा। एक एक कमेंट। यशपाल जी, कांग्रेस का आरोप है, बजरंग दास गर्ग जी का आरोप है कि दबाव डाला जा रहा है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपसे मैं जवाब लेता हूं यशपाल जी। केशव जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा निवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हरियाणा का आज जन्म हुआ था। हरियाणा 56 साल हो गए हरियाणा के जन्म हुए उसको। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी, हमारे अपने प्रवक्ता जो कांग्रेस के कितने बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि सीआईडी की रिपोर्ट है। मुझे लगता था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इन्हीं को रिपोर्ट दे के गई है सीडीआई, कि बता के गए इनको सीआईडी वाले कि या बीजेपी वहां से इलेक्शन हार रही है। और कितने बता के गए हैं बड़े भाई, बता के गए हैं। देखिए कितना झूठ, कितना मतलब कॉन्फिडेंस से बोलते हैं लोग। और जमीन कहाँ जा रही है, जमीन कहाँ खिसक रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। आज इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बीजेपी ज्वाइन करी है, वो दिखाई नहीं दिया इनको कि ज्वाइनिंग हुई है। ये जरूर दिखाई दे रहा है कि सीआईडी की रिपोर्ट इनके पास आ चुकी है और सीआईडी सरकार की अधीन काम करती है और सरकार के अधीन काम करने वाले इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। कितनी खुशखबरी की और कितनी मुंगेरी लाल के अधीन सपने इनको मतलब उस तरीके से बातें करते हैं। और रही बात 3 तारीख के इलेक्शन की, मैं तो इस चैनल के माध्यम से हमेशा, पहले भी कई चैनलों पे जब भी रहा हूं, कि 40 विधायक बीजेपी के एट प्रेजेंट हैं। 41वां 3 तारीख शाम को ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगा और 6 तारीख को जैसा उसका नाम है भव्य जीत लेके आएगा वो, और रिकॉर्ड वोटों से वो इलेक्शन जीत के आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वहां एक शब्द कहे कि भव्य का हाथ मुझे दे दो, और साझा सरकार के अंदर 2 साल के अंदर आप देखना
आदमपुर का विकास किस तरीके से होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी भेदभाव नहीं करते। इससे पहले भी 90 विधानसभा के अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अगर वादा किया है 2 साल का सांचे का ठीक है। आदमपुर की जनता का, तो जरूर वो 26 साल का रेणु जो साहब के हिसाब पास आता हूं। पेंडिंग पड़ा है वो जरूर देंगे। ठीक है सर, रेणु साहब के पास आता हूं। रेणु साहब रखिए अपनी बात, कैसे देख रहे हैं आप चुनावों को, क्योंकि प्रचार थम चुका है। सर्वप्रथम मेरे समस्त हरियाणा निवासियों को हरियाणा के 57वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। केशव जी चौधरी कुर्रा राम जी सिलेक्शन को जीत रहे हैं। ये इको आ रही है केशव जी, मेरे को इको आ रही है, डबलिंग और ये साउंड थोड़ा ठीक करवाना। मैं दुरुस्त करता हूं सर, आप थोड़ा फैक्चुअली बताइएगा। लेकिन आपको कैसे पता लग रहा है कि वो जीत रहे हैं? हम कैसे मान लें? आपकी तो पार्टी के हैं, हमें कन्विंस कीजिए कि वो जीत रहे हैं। हाँ, मैं आपको कन्विंस करता हूं। देखिए, सबसे पहले बात क्या है, चौधरी कुर्रा राम जी को है वो सर्वसम्मति से हल्के की जनता ने खड़ा करने का काम किया था और वो एक महापंचायत हुई थी। महापंचायत में ये फैसला लिया गया था कि कुर्रा राम जी को इलेक्शन लड़ाएंगे। और दूसरी बात, जो आदमपुर के लोग हैं जवान के बड़े धनी है, अपनी जवान पर खरा उतरने का वो काम करेंगे। और तीसरी बात, ये केशव जी साउंड नहीं ठीक हुई, मेरी साउंड नहीं ठीक हुई। टेक्निकल टीम एक बार देखिए प्लीज इसे जल्दी से। रेणु साहब आप कंटिन्यू कीजिए। इंक्वायरी है। हाँ, देखिए चौधरी कुर्रा राम जी जो है वो जीतेंगे, मैं उसके लिए बता रहा था आपको। एक तो वो पंचायती उम्मीदवार है, दूसरे वो सामाजिक उम्मीदवार है, और तीसरी बात जो आज अभय सिंह चौटाला ने अपने आदमपुर के भाषण में कही है कि ये कहीं ना कहीं दोनों के दोनों उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ने के बाद आदमपुर में दिखाई भी देने वाले नहीं है। केवल और केवल चौधरी कुर्रा राम जी हैं जो आदमपुर हलके के लोगों के बीच में परमानेंट बने रहेंगे और उनके सुख दुख के साथी होंगे। तीसरी बात, जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने आज अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहा और उसको देखा मैंने, उसके ऊपर बिल्कुल निराशा छाई हुई थी। वो बिल्कुल निराश थे। और आज भी जब चुनाव में एक दिन बाकी है, उनके 2 सीनियर नेता पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ नहीं बचा हुआ, दिन रात ये घटती जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जहां भव्य बिश्नोई जी की बात मैं करता हूं, भव्य बिश्नोई जी ने आज की रैली में मैं समझता हूं उन्होंने अपना नुकसान किया है। जहां बजरंग दास जी ने जो बातें बताई, सीआईडी का प्रयोग है, सभी डिपार्टमेंटों का प्रयोग है, इसके अलावा देखिए रैली में 2 बातें हुई है केशव जी। मैंने बड़ी ध्यान से उस रैली को सुनने का काम किया मुख्यमंत्री जी को। पहले तो कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि आदमपुर के लोगों में धैर्य नहीं है और ये आप लोग नासमझ हैं, आप बात को समझते नहीं हो। ये बात मैं नहीं समझता उन्होंने क्यों कही है। और वो आदमपुर के लोगों को बोलते हैं कि उनके अंदर धैर्य है और वो लोग नासमझ हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने आज आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किया है। आज पूरी जनता समझदार है, वो हर बात को समझती है और इस आचार संहिता का जो उल्लंघन किया उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और उनको लग रहा है कि तुम ये बाहर से ला करके लोगों की भीड़ दिखाने के बाद भी जीत नहीं पाओगे, वोट तो हल्के के लोगों ने देनी है। एक मिनट, आज मुख्यमंत्री जी ने जो आचार संहिता का उल्लंघन किया वो नहीं आप पूछोगे मेरे से। मुख्यमंत्री जी ने स्टेज से घोषणा की है कि जल्दी ही 40,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। ये भाषण में है, आप जो है ना सुन लीजिए। आज जब चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है और मुख्यमंत्री जी चुनाव के हलके में जाकर के वहां से घोषणा करते हैं कि 40,000 युवाओं की शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। ये लोगों को आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था, क्योंकि डिबेट में मुद्दा उठाने से तो जो कुछ होगा नहीं। वो तो आप चुनाव आयोग के पास गए, शिकायत की ना? उन्होंने नोट किया होगा। रेड्डू साहब, हाँ देखिए, वो हमारी पार्टी कार्य इसके ऊपर जरूर कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये तो लगता है कि इस प्रकार से जो ये तरीके अपना रहे हैं, हाँ कर रही होगी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। ठीक है, मैं विवेक जी के पास आता हूं। एक कमेंट सबका ले लूं, फिर मैं लूंगा इन सवालों के काउंटर भी लूंगा, जवाब भी लूंगा। विवेक जी रखिए अपनी बात, फिर दीपक जी के पास आ रहा हूं। पहला कमेंट ले लूं सर, विवेक जी। दोनों ही विपक्ष के प्रवक्ताओं को छोड़ने का काम किया
मेरी साउंड को जरूर ठीक करवाना, मेरी साउंड नहीं दिखता। आज कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं बात करूं तो बारी बारी एक बात कहते हैं, सरकार दुरुपयोग कर रही है, सरकार गलत वो कर रही है, दबाव बना रही है। जनाब आपको तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए फिर। और इनको तो सीआईडी वाले भी रिपोर्ट देने लग गए अभी से, और सीआईडी वालों ने इनको रिपोर्ट भी दे दी। कमाल की बात यह है, सीआईडी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कैसी सोच और कैसी मानसिकता लेके आज बैठे हैं। आज कहीं ना कहीं इनको हार दिख चुकी है, उसी का कारण ये आज बहाने बनाना शुरू कर चुके हैं कि सरकार डिपार्टमेंट्स का दुरुपयोग कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है, फलाना ढमकाना। ये हार के बाद की बातें ये अभी से बताना शुरू कर चुके हैं। आज बातें तो अभी बहुत कुछ कही। अभी इनेलो के प्रवक्ता साथी को भी कह रहा था कि सुन रहा था कि छोड़ के चले गए, कांग्रेस को छोड़ के चले गए फला फला आदमी। रेड्डी साहब क्या आपके पास आए क्या छोड़ के? आज अपनी दुख से कोई दुखी नहीं है, आज दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। आज गठबंधन का उम्मीदवार जीतने जा रहा है, उसी चीज की तकलीफ दोनों ही प्रवक्ताओं को हो रही है और उसी चीज की बौखलाहट देखने को इनके अंदर मिल रही है कि बार बार कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार जीत रहा है। वो तो कोडाराम जी की श्योरिटी दे रहे हैं। कोडाराम जी, मैं कल कहा तो था मैंने डिबेट के ऊपर, 1994 पिछली बार पड़ी थी, उससे ऊपर कितनी जाएंगे वो बता दें या नीचे जाएंगे उससे? जीत तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं, वो कह रहे हैं वो पंचायती उम्मीदवार हैं, पंचायत ने उनको लेकर आया है, सामाजिक उम्मीदवार हैं। पंचायत एक कोई वीडियो या एक कोई वो तो दिखा दो मेरे को जहां अभय चौटाला जी से पंचायत ने उनको उम्मीदवार बनाने के लिए कहा गया। लास्ट डे, नॉमिनेशन के लास्ट डे उनको पार्टी ज्वाइन कराई जाती है जब इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। इनके पास कैंडिडेट नहीं था, उनके पास पार्टी नहीं थी, पार्टी ने टिकट जेपी को दे दी थी। आज कहीं ना कहीं ये मुझे है कि किस तरह से कुछ दिन पहले आए, 17-18 दिन पहले आए आदमी की वाहवाही कर रहे हैं, और वो तो शुरू से कांग्रेस में रही है। ठीक है, आपके पास कोई वर्कर नहीं था जो आप जिसको चुनाव लड़ा सके। कल बात कर रहे थे 10 नाम थे, 10 नाम, जब लिस्ट मांगी गई कोई नाम नहीं था। ठीक है सर, मैं दीपक जी के पास आता हूं। दीपक जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? आज सभी राजनीतिक दलों ने अपना अपना जोर लगाया, कौन लीड दे रहा है और किस तरह का इलेक्शन सिनेरियो, इलेक्शन इक्वेशन आप आज की तारीख में वहां पर देख रहे हैं? सबसे पहले तो सभी को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। केशव जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर चुनाव उत्सव की तरह होता है और उपचुनाव महाउत्सव की तरह होता है। लेकिन उपचुनाव अगर आगामी चुनावों के थोड़ा नजदीक लगता है तो उसको एक सरकार के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा सकता है। उपचुनाव में कुछ चीजें नोट करने के लिए होती है। एक तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड, और जैसे आदमपुर का चुनाव है, अब उसमें नेता जो पहले विधायक थे वो छोड़ के आए, फिर वही चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी बदल गई, जनता उनके साथ कितनी खड़ी है, वो अपने दम पर कितना जीतते हैं, पार्टी कितना जीतती है, ये भी देखने की ज़रूरत होती है। इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तीसरा, एक पंजाब में जीत के बाद एक लहर चली थी कि आम आदमी पार्टी अपने पैर फैला रही है, उसका भी एक विश्लेषण इस चुनाव में आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद किया जाएगा। और एक जिन पार्टियों की जमीन, जो हरियाणा की कद्दावर पार्टियां होती थी, जिनकी जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई थी, वो अपनी जमीन को कितना बचा पाते हैं, ये सब इस चुनाव में देखने को मिलेगा। आप लोकदल की तरफ इशारा कर रहे हैं। रेड्डी साहब कह रहे हैं हम तो जीत रहे हैं। नहीं, वो तो अभी देखो, अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन करेगी। अभी इस उपचुनाव में तो सभी पार्टियों के सभी रथी, महारथी, सारी सेनाएं सभी लड़ती हैं, सभी लाभ, लोभ, प्रलोभन सब दिए जाते हैं, जनता को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी जाती है, बाहर से कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं, बाहर से प्रत्याशी भी आते हैं। तो ये यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी भी बाहर से हैं। तो ये सब एक रिजल्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि हरियाणा की जनता का मूड क्या है। अगर वो सरकार से खुश है, अब ये भी देखना होगा कि जनता जागरूक है या गुस्से में है। जागरूक है तो एक, अब कुछ लोगों का ये मानना भी होता है कि 2 साल अभी सरकार के बचे हैं,
तो ये जो वादे किए जा रहे हैं हाँ, स्टेज पे लेकिन खड़े लेकिन होके सीएम साहब का ये कहना है कि एक बार भव्य का हाथ आप मुझ तक दे दो, बाकी सारा काम मेरा है। यानी कि जनता को ये समझाना कि आप हमारे साथ अगर आएंगे, सरकार में भागीदारी करेंगे तो विकास बढ़ जाएगा। ये जो फॉर्मूले हैं इस तरह के, जनता समझेगी, कन्विंस होगी दीपक जी इन तरह की चीजों से। मैं वही कह रहा हूँ केशव जी, देखो जनता एक बहुत बड़े स्तर पे चुनाव होता है, ये सबकी अलग अलग प्रकार की सोच होती है, उसी सोच का को एक तरीके से बांध के देखा जाए, उसी को विश्लेषण कहा जाता है। कुछ लोग सरकार के साथ जा सकते हैं कि चलो 2 साल हैं, सरकार से कुछ और काम करवा लिए जाए, कुछ विकास हो जाएगा, ये सड़क बन जाएगी, नालियां बन जाएंगी, गलियां बन जाएंगी, इस तरीके के विकास हो जाएंगे। कुछ लोग पूर्व प्रत्याशी के प्रति गुस्सा भी जाहिर कर सकते हैं आदमपुर जैसे उपचुनाव की स्थिति में, कि अभी इन्होंने जबरदस्ती चुनाव में ढकेल दिया, फिर से वही सरकार का भी पैसा, यानी कि एक तरफा नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? एक तरफा तो चुनाव में जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक किसी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मैं यशपाल जी के पास आता हूँ। यशपाल जी, जसमा देवी जी जो हैं, भजनलाल जी की धर्मपत्नी, भव्य की दादी जी, वो भी आज दिखी मंच पर। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि मामला कहीं डामाडोल तो नहीं हो सकता है, जो जसमा जी को भी लेकर के आने की जरूरत पड़ गई चुनावी मंच पर। देखिए, वो आप उस चीज को कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन एक दादी अपने पोते के लिए अगर वोट मांगने आ रही तो उसमें बुराई क्या है। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और उनके बारे में कही कि ये मेरी हाथ पकड़ के उनको साथ लाया और ये कहा कि ये मेरी बहन बनी है, मेरी बहन है। एक रिश्ता, एक जुड़ाव एक अलग से हो गया। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो सबके लिए बराबर होता है, पूरे हरियाणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर है, लेकिन जो रिश्ता आज उस परिवार से पूरे आदमपुर से जोड़ा है उन्होंने, ये रिश्ता सिर्फ उनकी दादी से नहीं जुड़ा, पूरे आदमपुर से वो रिश्ता जुड़ा है, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत मिसाल कायम होगी अगर भव्य बिश्नोई जी का हाथ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरे हाथ में दे दो, और बचे हुए 2 साल के अंदर और विकास आप देखना किस तरीके से होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी, आपको पता होगा, कुलदीप बिश्नोई जब ज्वाइन नहीं करी थी उस टाइम भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं 350 करोड़ रुपए के काम करा चुका हूं और 500 करोड़ रुपए के पाइपलाइन के अंदर काम चल रहे हैं। 850 करोड़ रुपए के एक विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जो विपक्ष का कैंडिडेट था, आज वो पक्ष का है, पहले विपक्ष का कैंडिडेट था, तब भी उन्होंने 850 करोड़ रुपए उनके लिए दिए। तो ये आप सोच देखिए कैसी है। और पहली बार हरियाणा को हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला है, क्षेत्रवाद से दूर मिला है, हर चीज से दूर मिला है, कास्ट से दूर मिला है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री जी हैं जो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये आपने देखा है, उनके कामों को देखा है, जिस तरीके से वो काम करते हैं। और मैं 100% श्योर हूं इस बात के लिए कि 6 तारीख शाम को भव्य जीत, जो भव्य नाम है और भव्य जीत होगी, रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन जीता जाएगा। ठीक है, गर्ग साहब जवाब भी दीजिएगा। और एक सवाल रेणु साहब का भी था, वो कह रहे थे कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जब चुनावी जनसभा कर रहे थे तो फेशियल एक्सप्रेशन से नाराज दिख रहे थे, जैसे कि हार उनके चेहरे पे झलक रही थी। बजरंग जी, आपकी आवाज मुझ तक सरकार का रख रहे हैं। अब आई है, बोलिए। अच्छा, आवाज ही देखिए, उन्होंने कहा कि कुलदीप जी के बारे में, जसमा जी के बारे में बात कही और मुख्यमंत्री जी का जो रिश्ता की बात बताई, भाई आदमपुर के साथ रिश्ता मुख्यमंत्री ने जोड़ा है। यही कुलदीप, यही भव्य बिश्नोई खुले पानी पी पी कर भाषण देते थे कि देश के अंदर सबसे बोधा और कमजोर मुख्यमंत्री कोई है तो हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है। और ये भी कहा था, हरियाणा का विकास नहीं, विनाश अगर किसी ने किया है, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और तीसरी बात कही थी, पूरे देश के अंदर सबसे झूठी पार्टी कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। किसी पे भी विश्वास कर लेना मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास मत करना, इसने मेरे पीठ पर छुरा घोंपा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई कुलदीप के भाषण की मैं जो
करी है वो सुना रहा हूं। उसका बेटा जो कहता था, ये तो जैसे मौसम बदलते हैं ना जी, ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं भी। आज हमारा मिलन हो गया, हम ये हो गया। 8 साल के अंदर क्या किया? आज कहते हैं 500 करोड़ रुपए हमने पाइपलाइन के अंदर है। मैं आदमपुर में गया, आपकी चैनल ने भी दिखाया, आप पूछो, आपकी ज्योति जी बड़ी सीनियर रिपोर्टर है। आदमपुर का हाल क्या है? गांव से बुरा हाल है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई है नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था वहां नहीं है, बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया, कोई आदमपुर में काम नहीं हुआ, किस नाम की वोट मांगेंगे? इस नाम की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ये कर दिया, हमारा हाथ, बब्बे जी का हाथ पकड़ा दो। वो तो बब्बे के बजाय नाम भी कुछ और ले रहे थे, बब्बे नाम नहीं ली, और ही नाम लिया। उसका हाथ पकड़ा दो, आगे हम काम करेंगे। भैया 8 साल तो आपने फली फोड़ी नहीं। कहते हैं समान विकास, पूरे हरियाणा में समान विकास करवाया, तो सारे हरियाणा में समान विकास करवाया, तो कुलदीप बिश्नोई ने बयान क्यों दिया कि आदमपुर में कोई काम नहीं होया, कोई काम सरकार नहीं करवाया? आज कहते भी हम काम करवाएंगे। काम करवाया था कांग्रेस पार्टी ने। हिसार जिले के अंदर बिजली का थर्मो प्लांट लगाया, अनेकों विकास कार्य कराए। हिसार ही नहीं, हमने अनेकों जगह, यमुनानगर में, गोरखपुर में, दांडली में, हर जगह बिजली के प्लांट लगाए। आप देखिए इनके काम की रूपरेखा। सरकारी स्कूल बंद करके बच्चे स्कूल के बाहर धरना दे रहे हैं। किसान रेणु साहब का भी सवाल था आपसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की निराशाजनक फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर था, एक बार उसका भी जवाब दीजिए, फिर मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूं जल्दी से। गर्ग साहब। बिल्कुल जवाब दूंगा केशव जी, हर बात का जवाब दूंगा। उनका फेस देख लो, उनका चेहरा देख लो, तो आपको ये लगेगा भाई ये विश्वास से लबालब कोई भरा हुआ है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भरा हुआ है। वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। इसमें कोई तो, लोग तो 10 बजे प्रचार बंद हो जाता है, 1:30 2 बजे तक गांवों के अंदर कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता रात को 2 1:30 बजे तक चाय पीते घूम रहे हैं, और हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। कभी आपने ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा जो 10 बजे के बाद गांवों में ऐसा प्रचार हो। ठीक है, रेणु साहब वो कह रहे हैं विश्वास से लबालब है, आप कह रहे हैं निराश है। आप अपने रिपोर्टर से पूछिए। ठीक है सर, आगे बढ़ रहा हूँ। रेणु साहब, मैं विश्वास से लबालब, जीत से लबालब। हाँ, यही बोला मैंने, यही बोला। रेणु साहब हमने काम किया है। हमने 2005 से लेकर 2014 तक जो जनता के दिल के अंदर जगह बनाई, हमने तो 3 रुपए किलो गेहूं दे रहे काम किया, चावल दे रहे काम किया। गांवों के अंदर पानी की पाइपलाइन टूटी, पानी की टंकी लगा दी, 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। यहाँ कितनी योजना लागू की, सब इन्होंने योजना बंद कर दी। गरीबों का मुंह इन्होंने मार छीनने काम किया। आगे भी हम काम करेंगे। ठीक है, रेणु साहब बोलिए। हाँ, देखिए आज चुनाव प्रचार बंद होगा। सभी पार्टियों में मानता हूँ कि अपने अपने ढंग से प्रचार किया है, लेकिन जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी, रेणु साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, के साथ अपना प्रचार किया और तथ्य हमारे पास भी नहीं आ रही केशव जी, हमारे पास बहुत कमाल है। इंडियन नेशनल, मैं रेणु साहब वॉइस ठीक कराता हूं एक बार, फिर वापस आऊंगा। कुछ पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो रहा है आज, मैं ठीक कराता हूं एक बार, वापस आऊंगा। विवेक जी के पास आ रहा हूं, तब तक विवेक जी रखिए अपनी बात। केशव जी, बजरंग दास जी को सुनता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और सोच भी आती है कि इतने सीनियर प्रवक्ता हो के बातें कैसी कैसी कर रहे हैं। आदमपुर के ऊपर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कारण इनको दिख चुका है। और जैसे रेड्डी साहब ने भी कहा, और आपने जो सवाल पूछा उसका भी इन्होंने घुमा के जवाब देने का काम किया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विश्वास है कि वो 100% हार रहे और इसी कारण उनका चेहरा उतरा हुआ। आज कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही है। जो बात ये कह रहे हैं कि गांव में चाय पीते फिर रहे हैं, आज चाय पिलाने वाला भी नहीं। अगर इतना इनका अच्छा काम होता और इतने इनका होता तो इन्हें कैथल से उम्मीदवार ना लाना पड़ता, ये आदमपुर से उम्मीदवार देते। आज इनको जब उम्मीदवार भी बाहर से लाना पड़ रहा है। और मैं तो एक बार और पूछना चाहूंगा
बजरंग दास जी से। बजरंग दास जी पिछली बार जेपी जी ने चुनाव लड़ा था तो सुनने में आया था कुछ जीप वालों के पैसे रह गए थे और रह गए थे, वो दिलवा दिए क्या? तमाम ये इलेक्शन में सुनने की बात थी। आजमपुर चुनाव के अंदर आपने कितने पैसे लेने हैं बताओ, आपने कितने पैसे लेने हैं? कौन सा जीप वाले लेने हैं? ये गलत बात है। दुनिया चैनल दुनिया चैनल देखती है, आप पैसे की बात करते हो यार। अरे गर्ग साहब ठीक है, मैं मौका दे रहा हूँ सर बोलने का, मैं काउंटर करने का भी मौका दे रहा हूँ। ये सब भी बात करते हैं, उल्टी सुल्टी पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, इनके लिए पैसा ही बड़ी चीज हो रही है। सब मानता हूँ, पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। सच करना सब बात करेंगे आपको टीवी चैनल बैठ के, तभी आपको तकलीफ हुई। सच करना होता है किस बात की? आपने कहा पैसे मांग रहे हैं, आप पैसे मांगते हो क्या? आपने कोई लेना है किसी ने क्या? आपने कोई चमन्नी लेनी है क्या? आपने कोई कैंडिडेट लेना नहीं, आप फालतू के अंदर अपने बीच में मतलंगू बन रहे हो। आपकी कोई पूछता नहीं, ना चुनाव में पूछता, ना आपको कोई बुलाता, धक्के से स्टेज पे पूछ जाते हो। हमारा कैंडिडेट गर्ग साहब मैं मौका दूंगा ना करने का आपको बुलाया क्या? आप मीटिंग करते थे, चार रूस से बैठे थे, हमारी फोटो नहीं लगाई, लड़ाई कर करके रो के तो फोटो लगवाई आपने, फिर आप बोलते हो आप कैंडिडेट है क्या? गर्ग साहब मैं मौका दे रहा हूँ। सुनिए ना गर्ग साहब देखिए, मैं एक तरफा डिबेट तो करा नहीं रहा हूँ, सुनिए तो सही। अरे गर्ग बाबू गर्ग साहब अपने असिस्टेंट को बोलिए पानी पिलाओ, ठंडा हो जाइए। मैं एक तरफा डिबेट तो करा नहीं रहा हूँ सर, आपको काउंटर भी करने का मौका दे रहा हूँ। एक बार आपको आप विवेक जी की बात सुनना चाहिए, आप विवेक जी की बात सुनना चाहिए, उसका जितना मर्जी काउंटर आप कीजिएगा, लेकिन अपनी अपनी बारी में सर ऐसी डिबेट बढ़ नहीं पाती आगे। देखिए अगर 1.5 मिनट खराब हो गई इसी चीज के अंदर, हम किसी और पॉइंट पर बातचीत करते। गर्ग साहब प्लीज, आप थोड़े सीनियर स्पोक्सपर्सन हैं, सर अच्छा नहीं लगता ऐसे। ठीक है गर्ग साहब ठीक है, चलिए विवेक जी एक बार मैं आपको भी रोक रहा हूँ, मैं एक बार आपको भी रोक रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर फाइनल कमेंट में आऊंगा। चलिए आप गर्ग साहब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सर, ऐसे प्लीज गर्ग साहब नहीं, ये गलत बात है। नहीं गर्ग साहब तो बातों का जवाब बातों से दीजिएगा ना सर, ये तो आपकी कमजोरी को सिद्ध कर रहा है, बीच में ऐसे लड़ रहे हैं। तो आप अगर बातों से परेशान है तो बातों से जवाब दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा उसका। इसका तो नेगेटिव इफेक्ट जाता है सर, प्लीज गर्ग साहब नहीं, मैं ऐसे नहीं रुक पाऊंगा। ठीक है आप आगे बढ़िए विवेक जी आगे बढ़िए, जल्दी से अपनी बात रखिए, आगे बढ़िए आप। केशव जी इनकी हार दिख रही है, जिस तरह इन्होंने जींद में हार देखने का काम किया, इलाहाबाद में जिस तरह से जमानत जब्त कराने का काम किया, उसी तरह से आज ये आदमपुर में भी अपनी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। हार इनके चेहरे पे साफ दिख रही है और सच करना होता है। मैंने थोड़ा सा सच बोला, सच इनके तकलीफ दे गया, ये सच चुभा इन्हें, उसी के कारण ये चल रहे हैं। दीपक जी के पास कहीं ना कहीं गठबंधन उम्मीदवार जीत रहा है और हार के बाद के जवाब ये अभी से सोचने में लगे हुए हैं कि हार के बाद जवाब क्या देंगे। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना है, इसलिए मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं, सभी के पास तसल्ली से आ जाऊंगा, लेकिन बीच में इंटरप्शन अगर होगा तो फिर वो समय बहुत कम पड़ जाएगा। प्लीज दीपक जी से शुरुआत कर रहा हूं, दीपक जी रखिए अपनी बात फाइनल कमेंट के साथ। देखिए केशव जी, माहौल थोड़ा भी गर्म हो गया था, लेकिन सभी को ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। भाजपा को भी सोचना चाहिए कि जो एक व्यक्ति उनको पानी पी के ऐसे कोसता था, आज उन्हीं को टिकट देना पड़ गया। और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, 7 साल से संगठन नहीं है, प्रत्याशी बाहर से लाना पड़ रहा है, क्या उनके पास एक वही प्रत्याशी था? और अगर वो ऐसा था, आज यहाँ है कल वहाँ है, फिर उसको कांग्रेस ने वापस एक्सेप्ट क्यों किया था? उसको टिकट पे चुनाव लड़ा के विधानसभा में क्यों भेजा था? कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। इनेलो को सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या इतनी कमी हो गई है क्या? एक व्यक्ति
जिसको हम एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन कराते उसी दिन उसी दिन पार्टी ज्वाइन कराते हैं, फिर उसी दिन टिकट दे देते हैं, प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। और खैर जेजेपी तो अपना गठबंधन का धर्म निभा रही है और उनको जिस तरीके से निभाना चाहिए उस तरीके से वो निभा भी रहे हैं। और बाकी चुनाव का जो अंतिम स्वरूप निकल के आएगा वो तो वोटिंग के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जनता जनार्दन काफी सक्रिय है, काफी समझदार है, वो ज्यादा प्रलोभनों में, लाभ लालचों में नहीं आती और अपना सही फैसला लेती है स्वयं विवेक से। ठीक है सर। रेडो सर, फाइनल कमेंट जल्दी से। हाँ, देखिए जिस प्रकार से भाई ने अभी कहा, उम्मीदवार हमने हमारे पास 5 उम्मीदवारों की लिस्ट बना करके हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दी थी, लेकिन ये आदमपुर हलके की पूरी जनता ने चौधरी कुरुड़ाराम जी को पार्टी को सौंपा, इस वजह से इनको उम्मीदवार बनाया। और कुरुड़ाराम जी ये एक सामाजिक आदमी है, हमेशा जनता के बीच में इन्होंने संघर्ष किया। देखिए केशव जी, मेरे को थोड़ा टाइम देना क्योंकि पहले मुझे टाइम नहीं मिला सर। मैं आज ये स्पष्ट हो गया, उधर से तो कुलदीप बिश्नोई जी का शार्पली वाइंड अप करना है, तो जल्दी से अपनी बात रखिएगा प्लीज। चलो मैं भी वाइंड अप करता हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी ने बार बार बोला है कि वोट जो है भजनलाल परिवार को मिलेंगी। उधर से सीएम जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, कि हम जल्दी 40,000 वैकेंसियों की भर्ती करेंगे। तो ये कहीं न कहीं की बौखलाहट है। चौधरी कुरुड़ाराम जी को जहां इंडियन नेशनल लोकदल की वोट मिलेंगी, वहीं पर कांग्रेस के जो कर्मठ और मेहनती वर्कर हैं वो आज कुरुड़ाराम जी के साथ सर। यशपाल जी जल्दी से फाइनल कमेंट निभाने का काम करेंगे। और इसके अलावा ठीक है रेडू साहब, ठीक है सर, प्लीज समय बहुत कम है, माफी चाहूंगा आज। यशपाल जी फाइनल कमेंट जल्दी से। केशव जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि कमजोर मुख्यमंत्री हैं। मैं इनसे एक बात ही कहना चाह रहा हूं कि कमजोर मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बनेंगे अगर उनकी पार्टी का उनको आशीर्वाद मिलेगा, बीजेपी पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा तो वही मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर प्रदेश के अंदर कोई गुरु मंत्र हो तो उन्हीं के पास ऐसा एक गुरु मंत्र है, मैनेजमेंट गुरु मंत्र। तो उन्हीं के अलावा किसी के पास वैसा मैनेजमेंट गुरु मंत्र नहीं है, तो वो खिताब तो उन्हीं को मिलना है। और तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बीजेपी पार्टी का आशीर्वाद रहा तो वो जरूर बनेंगे। और एक बात, अभी आप ये कह रहे थे कि हमने काम किया, ये तो इनको ये बात ये कहनी चाहिए हमने भ्रष्टाचार किया। और एक बात और कही कि आगे भी हम काम करेंगे, आगे भी अगर भगवान ने इनको मौका दिया तो भ्रष्टाचार करेंगे, ये बातें इनको कहने की बात देती है। ठीक है गर्ग साहब, केवल 20 सेकंड जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा, यशपाल जी ने, कि पार्टी का आशीर्वाद रहा तो तिवारा मुख्यमंत्री मिलेंगे। इनको जनता का आशीर्वाद नहीं चाहिए, पार्टी का आशीर्वाद चाहिए। पार्टी बनाती मुख्यमंत्री, जनता तो बाढ़ में गई। मगर तो कैशव जी, कांग्रेस का प्रत्याशी आदमपुर से भारी बहुमत से जीतेगा और पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। और मैं किसान, कर्मचारी, मजदूर और आप व्यापारी, उद्योगपति का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ। बहुत जल्दी से कमेंट, फाइनल कमेंट सर। दीपक जी ने बहुत अच्छे से बताने का काम ठीक है गर्ग साहब, कि किस तरह कांग्रेस की आज क्या कंडीशन है और कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। और मैं कमाल की बात है, रेड्डी साहब सीनियर प्रवक्ता है, कल डिबेट के ऊपर बैठ के रेड्डी साहब कह रहे थे कि हमारे पास 10 कैंडिडेट की लिस्ट थी। आज ये पलट जाते हैं, आपने भी ये बात नोट की होगी, आज ये पलट जाते हैं कि हमने 5 कैंडिडेट की लिस्ट चौटाला साहब को भेजने का काम किया। इनके पास कैंडिडेट तो कोई था ही नहीं। कल 10 से आज 5 से रियलिटी में कोई भी नहीं था। इन्होंने तो किराए पे कैंडिडेट लेने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, यशपाल जी, बजरंग दास जी, विजेंद्र जी, विवेक चौधरी जी, दीपक गहलोत जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आदमपुर का महासंग्राम है मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।